हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैंने यूपीपीएससी 2016 की परीक्षा में अंतिम परिणाम में मैं 8वीं रैंक प्राप्त किया है और यह मेरा गंभीरतापूर्वक दूसरा प्रयास था। अपने बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, माताजी भी अध्यापिका हैं, मेरे चाचा ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं और पिताजी और चाचा मेरे 2 भाई हैं। उन दोनों लोगों में से मैं एकल पुत्र हूँ, तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी हैं। मेरी 3 बहनें हैं। जी सर, मैंने प्रारंभ में तैयारी करने से पहले मैंने तय कर मेरा पहले से ही विज़न क्लियर था कि मुझे सिविल सेवा में के क्षेत्र में ही जाना है और जॉब सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हर कोई अब एक जॉब सिक्योरिटी चाहता है, तो मैंने भी जॉब सिक्योरिटी के लिए टीचिंग का प्रोफेशन चुना। मैंने बीएड करा और उसके बाद एमएससी, मैंने भौतिक विज्ञान से परास्नातक भी हूँ और उसके बाद मैंने बीएड किया था। बीएड करने के बाद मैं एज ए यूपीएस सिसवार कला में बलिया में मैं सहायक अध्यापक के पद पर भी कार्यरत रहा हूँ। उसके पश्चात प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान मुझे यह सफलता प्राप्त हुई। एग्ज़ाम पैटर्न का ये 3 चरण का ये पूरी प्रक्रिया होती है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसमें सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं और फिर उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जहाँ प्रीलिम्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पर ही फोकस रहते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और मेंस में अभी हालांकि नया पैटर्न तो यूपी स्टेट लेवल पे राज्य स्तर की जो परीक्षाएं जो पीसीएस की है, अब इसमें पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते थे, जीएस का पूरा पेपर वैकल्पिक होता था। अब जो है वो सारे जो 4 पेपर हैं वो सब्जेक्टिव पूरी तरीके से यूपीएससी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और उसके बाद अब पहले 2 सब्जेक्ट होते थे, अब 2018 से नए पैटर्न पे 1 सब्जेक्ट केवल हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा पैटर्न और पहले जो था वो सीसैट होता था प्रीलिम्स में और जो कि एडिशनल होता था, वो जुड़ता था, उसके मार्क्स जुड़ते थे। उसके बाद सीसैट जो है वो कम क्वालिफाइंग हो गया, तो फिर ये सारी चीज़ें हैं पैटर्न में और फिर वो अंतिम जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के पश्चात ही जो अभ्यर्थी चुने जाते हैं उन्हें उनके रैंक के हिसाब से उन्हें पद दिया जाता है। हालांकि तैयारी के दौरान मैंने बुक्स पर ही ज़्यादा फोकस रखा था, क्योंकि मैं प्रारंभ में मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले समस्त युवाओं को यह अपनी राय देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक नहीं है। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी पर ही फोकस होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक का कोई जवाब नहीं है। तो पहले और सबसे बड़ी बात है कि तथ्यात्मक और जो सारी जो चीज़ें खासकर स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी एक तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करता है, उसके साथ साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपका एक संग्रह बढ़ता है। तो एनसीईआरटी का कोई जवाब नहीं है। और भी चीज़ें हैं जैसे लक्ष्मीकांत हैं, लक्ष्मीकांत की किताब है आपकी राजव्यवस्था की, और एस एन लाल और बिपिन चंद्रा की किताब है। तो हिस्ट्री के लिए भी बेस्ट है, आपके एनसीईआरटी की बुक्स पर भी फोकस ज़्यादा रखें। मेंस की तैयारी में सफलता, मुझे लगता है कि मेंस ही सब कुछ है। हर व्यक्ति के, हर कैंडिडेट के सफल होने में मेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। 1500 नंबर का मेंस होता है और 200 नंबर का साक्षात्कार होता है। तो मेंस की स्ट्रैटेजी एक व्यापक पैमाने पर स्ट्रैटेजी की बनाने की ज़रूरत होती है सफलता प्राप्त करने के लिए, जिसमें 4 पहले हमारे जब 2016 का जो जिस बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है उस बैच में उस वर्ष जो परीक्षा होती थी उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे, 2 सब्जेक्ट में 4 पेपर। तो 4 पेपर होने की वजह से थोड़ा सा सिलेबस बड़ा हो जाता था और सिलेबस का आकार बड़ा हो जाने की वजह से पूरी स्ट्रैटेजी होती है वो मुझे लगता है कि मेंस के लिए कम से कम आपके पास 5 या 6 महीने तैयारी करने के लिए, एक अच्छी तैयारी करने के लिए 5 या 6 महीने की आवश्यकता होती है। तो 5-6 महीने में जैसे अपने राइटिंग स्किल को ज़्यादा बेहतर करना ही सबसे ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा लिखेगा आदमी उतना ही ज़्यादा बेहतर उसके मार्क्स आएंगे। और मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है मेंस को लेकर के, मैं लगातार लिखने पर ही फोकस रहा हूँ। मैं अपने एग्ज़ाम्स के दौरान मैं तकरीबन हर बार जब भी मेंस मुझे देना रहा, हालांकि मैं 16 से पहले मैं 15 का भी मेंस दिया था, 14 का भी मेंस दिया था और उसके बाद 17 और 18 के मेंस देना भी होता अगर इसमें चयन नहीं हुआ रहता तो उसमें मैं हर बार जब भी मेंस की तैयारी, जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता था तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने और मेंस का एग्ज़ाम शुरू होने में लगभग जो 3-4 महीने का जो गैप होता था उसमें पूरी की तैयारी में मैं अपने ही नोट्स को तकरीबन 7 या 8 बार मॉडिफाई करता था।
तो मेरी सफलता का जो सबसे बड़ा जो श्रेय है, जो ज़रूरत है, वो स्ट्रेटेजी जो मेरी रही है, राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करना। जो जितना ज़्यादा लिखेंगे हम उतना ही मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 2 पेपर होता रहा है अभी तक। जीएस का, जीएस के जो 2 पेपर होते हैं, 150 प्रश्न आते हैं और 150 प्रश्न के 200 नंबर होते हैं मार्क्स, और 200 नंबर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। फर्स्ट पेपर में जो होता है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और यूपी स्पेशल है, ये सारी चीज़ें होती थी। सेकंड पेपर में स्टैट्स था, मैथ्स था, और फिर आपकी जो राज्य व्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, ये सारी चीज़ें जो है सेकंड पेपर में। फिर उसके बाद एक सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है और जो 150 नंबर का होता है, और फिर उसके बाद एक निबंध का पेपर होता है, वो 150 नंबर का होता है। फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर हो जाते हैं। तो मेरा विषय था सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज़, जो रेगुलर डे पे एग्ज़ाम होते हैं। सब्जेक्ट की तैयारी के लिए जो बेसिकली जो सारे विषय होते हैं, उनमें जो पहला पेपर होता है वो सैद्धांतिक पक्ष होता है किसी भी विषय का, और दूसरा पेपर जो होता है उसका जो व्यवहारिक पक्ष होता है। तो अगर यदि स्ट्रैटेजी में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए जो मेरे जो गुरुजी थे, जो सोशल वर्क के, मैंने रविंद्र सिंह के यहाँ से मैं मार्गदर्शन प्राप्त किया था, उन्होंने भी ये चीज़ें बताई थी कि अगर दी हम चीज़ों को फर्स्ट पेपर को अगर दी सेकंड पेपर के साथ अगर दी लिंक करते हैं और सेकंड पेपर को फर्स्ट पेपर के साथ लिंक करते हैं तो ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मुझे इसका अच्छा फ़ायदा मिला। तो मैंने 16 में ये स्ट्रेटजी अपनाई, मेरे गुरुजी द्वारा दी जो ज्ञान जो बताया गया था स्ट्रेटजी। नौकरी के साथ तैयारी करना हमेशा से अभ्यर्थियों के लिए एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है मेरे ख्याल से। हालांकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा, तो शिक्षा विभाग में 2015 से शिक्षा विभाग में रहा हूँ, लगातार अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो शिक्षा विभाग में कार्य करने के साथ साथ थोड़ा चुनौतियाँ अन्य जो जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कार्य करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्ट हुए, हालांकि उनसे संघर्ष हमारा थोड़ा कम है, क्योंकि उनको थोड़ा चुनौतियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हम लोग के लिए एक फिक्स टाइम है, थोड़ा छुट्टियाँ ज़्यादा हैं। छुट्टी इन द सेंस कि 200 दिन का ही काम होता है, वर्किंग डे होता है। तो 200 दिन के बाद जो 160 दिन बचते हैं वो हमारे होते हैं फ्री, उनमें हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और अगर दीजिए 200 दिन जो होते हैं उनमें भी आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसी दौर आपके उसी टाइम पीरियड में ही आपको अपनी सर्विस देनी होती है। तो बच्चों के साथ पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ भी मुझे मेरा जो स्टाफ था, खासकर मैं राजीव शुक्ला जी को अपनी सफलता का श्रेय दे रहा हूँ, जो मेरे प्रधानाध्यापक भी हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक है। उन्होंने मुझे विद्यालय में भी अच्छा खासा समय दे रखा था। रूटीन ऐसा सेट किया था कि मुझे थोड़ा समय मिल जाता था विद्यालय में भी पढ़ने का। तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ चीज़ें अपने भी पढ़ने के लिए समय मिल जाता था। और उसके बाद जो टाइम था, जैसे अगर दी 10 बजे से स्कूल है वर्तमान समय में, तो सुबह अगर दी आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता था, तो उसके बाद भी अच्छा खासा उससे पहले टाइम मिल जाता था। और 10 से 3 यूनिट का जो क्लास होता था, फिर उसके बाद 3 बजे से टाइम पूरा समय मिलता था पढ़ने के लिए। सर्विस के साथ चुनौती तो होती हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों को पार करके सफलता प्राप्त होती है। मैंने पढ़ाई के दौरान मैंने हमेशा से ये रखा है कि मैं सुबह से उठने के साथ ही मैं अपना एक टारगेट फिक्स कर देता रहा हूँ कि मुझे आज के दिन में इतनी चीज़ें कवर कर लेनी है किसी तरीके से, मुझे चाहे कितना जाए, इसके लिए मुझे 15 घंटे लगे या फिर मैं 2 घंटे में अगर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने कोशिश कर रखी थी कि मैं एक टारगेट जो था वो दिन भर का, वो एक ऐसे अनुपात में रहे जिससे मेरे लिए भी, मेरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, तो एग्ज़ाम के दौरान तो थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती थी पढ़ाई की, थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता था, हो सकता है उस समय तो 14-15 घंटे ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन औसतन मुझे लगता है कि सफलता के लिए 5 या 6 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो फिर वो समय काफ़ी होता है। मैंने शुरुआत में कोचिंग जीएस के लिए मैंने ध्येय आईएएस में कोचिंग की थी, और सेंटर फॉर एम्बिशन में एक आगरा में मैंने भी वहाँ पे मैं हॉस्टल में रह के भी मैंने क्लास किया था कुछ दिन। फिर उसके बाद मैंने सोशल वर्क के लिए रविंद्र सिंह से मार्गदर्शन प्राप्त किया, और सेल्फ स्टडी से ही सारी चीज़ें, सफलता जो है सेल्फ स्टडी से ही आती है। कोचिंग से मुझे लगता है कि एक जो आपको प्रॉपर गाइडेंस जो मिलता है कि हाँ किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, तो एक ठीक है। मुझे कोचिंग की शुरुआत में रेगुलरिटी के लिए भी ज़रूरी होता है, मुझे लगता है कोचिंग का होना, लेकिन सेल्फ स्टडी ही आपकी सफलता के लिए अंतिम साधन होती है। न्यूज़पेपर में हमेशा से ही राष्ट्रीय खबरों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए द हिंदू का कोई विकल्प नहीं है। मैंने हमेशा से शुरू से द हिंदू न्यूज़पेपर पर ही फोकस किया है। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में हिंदू पे मेरे लिए थोड़ी सी चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि द हिंदू पेपर अवेलेबल मेरे यहाँ जो हॉकर है, पेपर हॉकर, वो दे नहीं पाता था।
तो ये पिताजी मेरे रोज़ जो है वो एक दिन लेट का हिंदू पेपर भेज दिया करते थे घर। बढ़िया जो प्रॉपर सिटी में पिताजी रहते थे, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गाँव में, तो मेरे लिए थोड़े द हिंदू का कोई विकल्प नहीं है। आंसर राइटिंग के लिए लगातार लिखना ही ज़रूरी होता है। अगर दी आप आंसर राइटिंग इन द सेंस, जैसे अब 2015 से जो पैटर्न चेंज हो गया, पहले तो ये था कि 8 क्वेश्चन होते थे, जिनमें से 5 क्वेश्चन करना होता था। 8 क्वेश्चन अभी भी हैं, लेकिन खंड उसमें बट गए हैं। तो जैसे 3-3 को एक खंड में 3 क्वेश्चन, पहले एक खंड में एक ही क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 3-3 क्वेश्चन हो गए हैं। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा लिखना होता था। अब ये है कि आपको स्ट्रेटेजी प्लान करने के समय का भी ध्यान रखना होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के दौरान। कभी कभी एग्ज़ाम समय की कमी की वजह से क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी इस तरीके से तैयार करनी है कि मैं अपने पूरे आंसर को सारगर्भित तरीके से जो लिमिटेड स्पेस दिया रहता है कापी में, उसमें मैं पूरा कर ले जाऊँ। तो आंसर राइटिंग तो मेरे ख्याल से भाई समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग के लिए। मैंने कहा, जैसे सेल्फ स्टडी के दौरान ही जब भी मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैं घर पे कम, मैं बताया पहले भी कि लगातार मैं लिखता रहा हूँ। और इसी की देन है कि मेरे पेन रखने की वजह से मेरे हाथ में कुछ उसके पेन रखने के निशान भी पड़ गए हैं। गट्ठा जो होता है, जो एक अमूमन लेबर क्लास के लोगों के यहाँ पड़ता है, तो मेरे पर पेन रखने से मेरे हाथ, मेरी उंगलियों पर पेन रखने की वजह से गट्ठे पड़ गए हैं। तो लगातार लिखना ही सफलता का मूल मंत्र है, मुझे लगता है। पुराने क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व क्वेश्चंस पेपर्स को अगर सॉल्व करने से पूरा, एक तो आपको पैटर्न का आइडिया लगता है कि हाँ क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलता है कि क्वेश्चन किस ट्रेंड का ट्रेंड क्या है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक जो ट्रेंड की जानकारी के लिए पुराने क्वेश्चन का जानना जरूरी है, अनसॉल्व ज़रूरी है और उसको सॉल्व करना भी ज़रूरी होता है। तो इससे मुझे क्या, सभी अभ्यर्थियों को इससे अच्छी खासी मदद मिलती है। मेरा साक्षात्कार जो है वो माननीय दिनेश चंद्र सिंह जी के बोर्ड में था, माननीय लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनके बोर्ड में था। तो उस दिन का पहला साक्षात्कार मेरा ही था। तो साक्षात्कार देने जाने से पहले, हालांकि मैं पहले भी एक बार साक्षात्कार दे चुका था पीसीएस का, तो उस दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे अगर आप दिन जब चढ़ता जाता है और अभ्यर्थी जो आपके सामने से जब हटते जाते हैं, तो एक प्रेशर बनता जाता है। तो मैं गया, जब वेरिफिकेशन हो गया, तो वेरिफिकेशन होने के दौरान तुरंत जो उनका जो माननीय दिनेश चंद्र सिंह जी के अर्दली जो थे, तो वो तुरंत लेके गए, भाई कोड नंबर, कैंडिडेट की आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाता है लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के दौरान। तो माननीय दिनेश चंद्र सिंह के जब मैं बोर्ड में गया, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया, जाने के तुरंत, वेरिफिकेशन के तुरंत बाद। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि आप, जैसे मेरा कोड नंबर था 202, तो 202 से क्वेश्चन भी थे, कुछ आर्टिकल्स पूछे गए कि 202 आर्टिकल्स आप, अब वो कोड, उसी कोड के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी होती है। तो 202 आर्टिकल के बारे में पूछा गया। फिर उसके बाद मुझसे क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, और मैं शिक्षा विभाग में हूँ, तो शिक्षा विभाग से क्वेश्चन था कि कुछ क्वेश्चन शिक्षा विभाग से थे। और खसरा खतौनी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के नाते उन्होंने, जैसे एसडीएम बनने के दौरान आपको खसरा खतौनी और जो खारिज दाखिली सारी जो प्रक्रिया है उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। और साइंस से कुछ क्वेश्चन थे अच्छे खासे, मैं साइंस बैकग्राउंड से होने के नाते कुछ साइंस के क्वेश्चन थे। फिजिक्स से मेरा एमएससी है, स्नातक, तो उससे कुछ क्वेश्चन रहे। फिर उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ मनोवैज्ञानिक मैडम थी, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन थे जो सिचुएशनल और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में थे। और मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया, शायद मैं बता भी नहीं पाया। वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर मुझे सॉरी बोलना पड़ा। ऐसे महिलाएं जो सनक्रीम लगाती हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है जो अल्ट्रा वायलेट रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है, तो मैं बता नहीं पाया। तो बोर्ड में ही एक पर्सन थे, उन्होंने पूछा क्यों अभी शादी नहीं हुई है क्या, तो मैं हंस के जवाब दिया कि नहीं अभी शादी नहीं हुई है। तो फिर कहें कि इसीलिए नहीं बता पा रहे हो लग रहा है। तो काफ़ी खुशनुमा माहौल रहा इंटरव्यू के दौरान, कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई लेवल पे था। और बाहर निकलने के बाद पता चला कि हाँ, मेरा साक्षात्कार समाप्त हो चुका था। सबसे पहली बात तो परीक्षार्थियों के अंदर एक खुद का एक विज़न होना चाहिए। एक स्पष्ट दृष्टिकोण के आधार पर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लगन और आपका जो फोकस है वो हमेशा लक्ष्य के प्रति होना चाहिए।
मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन तैयारियों के माध्यम से सारी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। हालांकि नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम गांव में रहती थी, तो मुझे ऑनलाइन तैयारी का कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ, ना मैं ले पाया। कुछ लोग अच्छा खासा उसका फ़ायदा पा जाते हैं, मैं तो फोकस मेरा बुक्स पे था। तो मैं हमेशा एग्ज़ाम के दौरान, मैं जब भी तैयारी के दौरान मैं 2-3 महीने तक मोबाइल अपना स्विच ऑफ रखता था। अगर बात करनी होती थी तैयारी के दौरान, जब मैं इलाहाबाद में था, तो मेरे जो रूम पार्टनर थे विपिन सिंह, जो मेरे मामा भी हैं, तो उन्हीं के घर वाले अगर फ़ोन करना होता था तो उन्हीं से फ़ोन करके ही हाल चाल ले लिया करते थे। प्रतियोगियों से मेरी राय है कि भाई लगन और परिश्रम और सत्य निष्ठा होनी ज़रूरी है आपके लक्ष्य के प्रति, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये मेरा गंभीरतापूर्वक दूसरा ही प्रयास था सफलता प्राप्त करने के लिए। तो मुझे ये चीज़ें हिट एंड ट्रायल वाला जो केमिस्ट्री का रूल होता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे चेक करना है और दूसरे ही प्रयास में मुझे सफलता, और वो भी खास करके टॉप 10 में 8वीं रैंक आना। तो मुझे कभी हिट एंड ट्रायल की तरह से मुझे चेक नहीं करना पड़ा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे एक तरीके दूसरे प्रयास में सफलता मिल गई। खासकर मैं प्रतियोगियों को मोटिवेशन के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रारंभ में तो मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था एकेडमिक्स में। प्राइमरी लेवल पे प्रांत स्तर के कुछ विशेष अभ्यर्थियों में मैं चुना भी गया था, जब मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है सरस्वती शिशु मंदिर बलिया से, आनंद नगर से प्राप्त की है। उसके बाद मैं हाई स्कूल तक नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर मालदेपुर से पढ़ा। तो प्राइमरी के बाद मेरी थोड़ी सी पढ़ाई, मेरे मार्क्स कम होते गए धीरे धीरे। हाई स्कूल इंटर तक आते आते थोड़े कम हुए, और फिर उसके बाद मैं फिर घर चला आया। फिर इंटर की पढ़ाई, फिर उसके बाद स्नातक की पढ़ाई मैंने घर से ही की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई समस्त सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का भी एक अभ्यर्थी एक टॉप 10 में आ सकता है। तो ये भाई मैं कभी सोचा नहीं था कि टॉप 10 में आऊँगा। मेरा ये था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, और मेरा लेक्चर अभी सारे अभ्यर्थियों को मददगार लगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अभ्यर्थी जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, उनको कभी भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास संसाधनों का अभाव है। कभी भी संसाधनों का एक्सक्यूज़ नहीं देना है। और आपका ये बड़ा भाई या फिर जो भी छोटा भाई, जो भी समझ लें, संसाधनों के अभाव में कभी हमें एक्सक्यूज़ नहीं देना है। और जो भी है, मैं उपलब्ध संसाधनों का ही उपयोग करके हमें आगे बढ़ना है। मेरी प्रतियोगियों को ये राय है कि अपना फुल फोकस और कंसंट्रेशन जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नॉलेज ट्रैक।